हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जेके ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने सीबीएसई बोर्ड 2020 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ रेज बाय द सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज मनी सप्लाई। कि मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक उसको बढ़ाता है तो उससे मनी सप्लाई बढ़ती है। तो आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो इसको करने से पहले आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? जब कभी कोई पर्सन बैंक में लोन लेने जाता है तो उसको अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ या असेट्स जो हैं बैंक में गिरवी रखनी पड़ती है, मॉर्टगेज में रखनी पड़ती हैं। तो बैंक क्या करता है, उसको लोन देने से पहले बैंक उन असेट्स की मार्केट वैल्यू को असेस करता है, निकालता है। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे कि किसी पर्सन को बैंक से लोन चाहिए और वो बैंक में अपनी असेट्स जो है गिरवी रखवाता है और उस असेट्स की वैल्यू जो है 1 लाख है। तो बैंक मान लीजिए 80,000 का लोन देता है। तो बैंक ने जो है उसने असेट्स गिरवी रखवाई 1 लाख की और लोन मिला उसको 80,000 का। तो बैंक ने 20,000 का गैप रखा है। अगर आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में देखेंगे तो 20,000 1 लाख का कितना होता है? 20%। 1 लाख का 20% 20,000 होता है। तो बैंक ने जो है 20% जो है मार्जिन रखा है। तो मार्जिन क्या होता है कि जितना पर्सन को लोन मिला है एक्चुअली में और जितना उसकी असेट्स की वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, उसके गैप को ही, उसके डिफरेंस को ही हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे लोन अभी आपने देखा कि 80,000 का मिला। तो जितना पब्लिक के पास लोन जाता है वही मनी सप्लाई का पार्ट होता है, उसी को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो अब खुद सोचिए, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है, अगर बढ़ा देता है 20% की बजाय 30% कर देता है, तो अगर उसकी एसेट्स की वैल्यू 1 लाख है तो उसको 30,000 का गैप बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअली में लोन कितना मिलेगा? 70,000। तो इससे मनी सप्लाई पहले कितनी हो रही थी? 80,000 जब 20% का था। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने से जो है वो मनी सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो गैप ज़्यादा मेंटेन होगा और लोन जो है वो कम जाएगा, यानी मनी सप्लाई कम होगी। और मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर कम होगा तो लोन ज़्यादा जाएगा और मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये गिवन स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एमपीएस गिवन है 0.25 और इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 250 करोड़। देन द फाइनल चेंज इन इनकम वुड बी। तो इसमें चेंज इन इनकम पूछा है कि कितना आएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको ये आंसर बताना है। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, तो आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमपीएस। तो के क्या होता है? के इज़ इक्वल्स टू 1/MPS। आपको फॉर्मूला याद होगा। तो 1/0.25 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो के की वैल्यू 4 आ जाएगी। और आप इक्वेशन में देख सकते हैं जब के 4 होगा तो के का एक फॉर्मूला और होता है, के इज़ इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में कितना चेंज आता है। तो के की वैल्यू आपकी 4 है और इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ दिया है, तो इसको यहाँ रख देंगे। तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 250 इंटू 4 1000 करोड़। तो ये आ जाएगा आपका। देन द फाइनल चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम आपका आ जाएगा 1000 करोड़। तो ए वुड बी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंबाइंड फैक्टर इनकम विच कांट बी सेपरेटेड इनटू वेरियस फैक्टर इनकम कंपोनेंट इज नोन एज। तो आपको इसमें फिलअप भरना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकॉनमी में जो है 2 तरह के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो इनकम होती है, फैक्टर इनकम होती है, और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बेसिकली 4 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसे हम वेजेस एंड सैलरी भी कह देते हैं। दूसरा होता है रेंट एंड रॉयल्टी, जो आपको लैंड एंड बिल्डिंग के बदले मिलता है। तीसरा आपका इंटरेस्ट होता है, जो कैपिटल जो आप प्रोवाइड करते हैं उसके बदले मिलता है। और फोर्थ होता है आपका प्रॉफिट, जो एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप के बदले मिलता है।
तो चार जो ये कंपोनेंट होते हैं इसी को हम मिलाकर फैक्टर इनकम कहते हैं और इनको फैक्टर इनकम के कंपोनेंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये चारों कंपोनेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे हम हिंदी में संगठित क्षेत्र भी कहते हैं, ऐसा सेक्टर जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है और जो प्रॉपरली लीगल तौर पे जो है वो काम कर रहा है। लेकिन इकोनॉमी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर ही तो काम नहीं करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी एक लार्ज स्केल पे काम करता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी इसी तरह इनकम होती है। लेकिन उस इनकम को अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना बड़ा है कि उस इनकम को डिफरेंट फैक्टर इनकम के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सीओई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में जो है डिफरेंट तरीके से सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल होता है। इसलिए उनकी इनकम को, उस इनकम में ये सारी इनकम शामिल होती है, रेंट से भी लेबर और वेजेस की, लेबर को जो वेजेस मिलते हैं वो भी शामिल होता है, लेकिन उसको जो है डिफरेंट सेपरेट नहीं दिखाया जा सकता। इसीलिए उस इनकम को हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो उसको प्रॉपरली बोला जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड क्या होती है? इकोनॉमिक्स के अंदर एक पब्लिक गुड उस गुड को कहते हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है और साथ ही साथ जो है नॉन राइवलरस होती है। इसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति जो पब्लिक गुड का यूज़ कर रहा है उसके बेनिफिट लेने से, उसको उसकी सर्विसेज एंजॉय करने से जो है कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे उसके लिए उसने पे किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जांपल पब्लिक रोड, पब्लिक रोड में आप देखते हैं कि अमीर लोगों की गाड़ियां भी जाती हैं और ऑब्वियसली उन्होंने उसके लिए टैक्स पे किया होगा, और गरीब लोग भी उस पर चलते हैं, एक रिक्शे वाला भी उस पर चलता है और एक पैदल बंदा भी उस पर चलता है, उसका यूज़ करता है, चाहे उसके लिए उसने पे किया है या नहीं किया है। तो उसको आप उस रोड की सर्विस लेने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और नॉन राइवलरस का मतलब होता है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी पब्लिक गुड का यूज़ करता है तो उसके यूज़ करने से जो है वो पब्लिक गुड जो है घट नहीं जाती है, मतलब किसी दूसरे के लिए जो है वो चीज़ कम नहीं हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नॉन राइवलरस। इसका मतलब यही है कि एक साथ जो है पब्लिक गुड को बहुत सारे लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे पब्लिक पार्क हैं या स्ट्रीट लाइट है, फ्रेश एयर है, पब्लिक रोड है, तो ये सब जो हैं ऐसी चीज़ें जो हैं पब्लिक गुड के अंडर आती हैं। नेक्स्ट बड़ा इजी सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को मिलाकर क्या बनता है? तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को मिलाकर हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है, जो कि इनकम मेथड में यूज़ होता है, आपको पता होगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस उस इनकम को कहते हैं जो इनकम हमें प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योरशिप से होती है। तो प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम जो है वो है रेंट और इंटरेस्ट। रेंट मिलता है लैंड और बिल्डिंग के बदले, और कैपिटल के बदले आपको मिलता है इंटरेस्ट। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग और कैपिटल है वो आपकी प्रॉपर्टी है और उसके बदले ये दो तरह की इनकम होती है। और एंटरप्रेन्योरशिप, जो आप एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज देते हैं उसके बदले आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसकी चॉइस वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है व्हेन नॉमिनल जीडीपी इज़ 850 रुपीज़ करोड़ एंड प्राइस इंडेक्स इज़ 170, रियल जीडीपी कितना होगा? तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर या जिसे हम प्राइस इंडेक्स, जिसे महंगाई का सूचकांक भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला पता होगा। उसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो आपको इसमें प्राइस इंडेक्स पुट कर दीजिए 170, नॉमिनल जीडीपी आपको 850 गिवन है, अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100। तो रियल जीडीपी वहाँ पे चला जाएगा आपका, और 850 अपॉन 170 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 500। ये रियल जीडीपी जो 500 रुपीज़ करोड़ आया है, ये बताता है कि बेस ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस थे वो 500 करोड़ थे, जो आज की डेट में जो करंट प्राइसेस हैं, करंट ईयर के प्राइसेस हैं, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, वो 500 रुपये की गुड्स, 500 करोड़ रुपए की गुड्स जो हैं वो 850 करोड़ रुपए की गुड्स हो चुकी हैं ड्यू टू प्राइस इंक्रीज, जो कि प्राइस इंडेक्स से दिखाया गया है, जो कि है 170।